आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार दिल्ली एनसीआर से और यूपी बस्ती से बिलोंग करता हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, इस सिस्टम में जेएमबीडी में आज मुझे आए हुए लगभग 4.5 साल के आसपास हो चुके हैं। और इससे पहले भी मैंने अपनी लाइफ में 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां की हैं। और जब हम किसी चीज को करते हैं तो हम वहां से अनुभव लेते हैं। लाइफ में हर किसी के बहुत बड़ी इच्छाएं होती हैं अपने जीवन में बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन इच्छाएं तब पूरी होती हैं जब आपके पास एक अनुभव आता है। जैसे मैंने दिल्ली से पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद फिर मैं नौकरी में गया। लोगों को दुनिया में मैं देखता रहा, हर कोई कहता है कि पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बहुत अच्छा जीवन चलेगा। और पूर्वजों का भी हमने देखा कि खेती किया करते थे, किसान थे परिवार से पीछे से। फिर पिताजी जब नौकरी में आए 1970 में, और वहां से फिर पिताजी को, चाचा जी को, सभी को देखता रहा। और भी दिल्ली में सभी लोगों को देखा, गांव में भी गए, वहां पे भी देखा हर कोई आदमी अब खेती से निकल करके नौकरी की तरफ जा रहा है। तो एक फैशन सा हो जाता था हर तरफ जो है। अगर मैं 1970 के आसपास की मैं बात करूं तो उस समय तक लोग खेती के ऊपर काफी खुश रहा करते थे। भरा पूरा परिवार रहता था, हर आदमी खेती की तरफ रहता था। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही थी, लोगों का रुझान वहां से बदला। फिर लोगों ने सोचा कुछ नया करा जाए, क्योंकि परिवार की संख्या इतनी ज्यादा हो रही थी और खेती का साइज छोटा होता चला जा रहा था। तो लोगों ने एक नई सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया। और जब नई सोच आई तो उसमें आई फिर नौकरी के लिए। और केवल मेरे पिताजी नहीं, पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने अपने गांव से पलायन करना शुरू किया और बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख किया। और वहां जाकर के एक अच्छी नौकरी की तलाश में वो लगे रहे। ये दोस्तों देखिए परिवर्तन है ये। और जैसे ओम सर बताते हैं, परिवर्तन में ही परिवर्तित होने वाला ही इंसान सफल होता है। तो उस समय जब ये शुरुआती दौर में जब परिवर्तन होना शुरू हुआ तो लोगों ने खेती से मूव किया और नौकरी की तरफ गए। तो शुरू में कुछ लोगों को जरूर अटपटा सा लग रहा होगा कि यार हम खेती में काम करके एक ऐश की जिंदगी जीते थे, आराम से रहते थे, खुली हवा में रहते थे, यहाँ हम आकर के नौकर बन गए हैं। लेकिन उस समय जिन लोगों ने दूर की परख रखी और अपने आप को इस नौकरी में डाला, तो उनके जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन जो व्यक्तियों ने अपने जीवन में परिवर्तन को लाने का प्रयास नहीं किया और वो उसी खेती में लगे रहे, उनका जीवन और नौकरी करने वालों के जीवन में बहुत बड़ा अंतर आ गया। और कुछ समय के बाद जब नौकरियां शुरू हुई गवर्नमेंट जॉब में, पहले लोगों को पकड़ पकड़ करके लगाया जाता था। जैसे मेरे पिताजी बताया करते थे, जब दिल्ली के एनटीपीसी में पिताजी की जब जॉब लगी तो जॉब करने को जल्दी कोई राजी नहीं होते थे कि नौकर कौन बनेगा, हम तो ठाट बाट से रहने वाले हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने भी काफी सारे साथियों की नौकरी लगाई थी उन्होंने अपने। और बहुत सारे लोग छोड़ करके भी चले गए, फिर बाद में भी आए तो उनको फिर नौकरी नहीं मिली, क्योंकि एक हर एक चीज का एक समय होता है। और जब ये सारा सिस्टम वहां चलता गया 1970 1980 85 के दशक में, तो लोगों को उस समय सरकारी नौकरियां भी बड़ी आसानी से मिल जाती थी। लेकिन समय बीतता चला गया, लोग अनुभवी भी होते चले गए, जो समझदार थे, जो भविष्य की तरफ देख रहे थे। लेकिन जो वर्तमान देख रहे थे और अपना प्रेजेंट का ऐशो आराम देख रहे थे, उन्होंने भविष्य की चिंता नहीं की कि जब होगा देख लिया जाएगा। और जब उनके सामने देखना आना शुरू हुआ तो वो देख नहीं पाए, क्योंकि उनके पास वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो हिम्मत नहीं थी, वो समय नहीं था। और फिर ये रुख फिर बदला, लोगों ने शहर में आकर के रहना शुरू किया। फिर वहां से लोगों ने पढ़ाई लिखाई अपने अपनी खुद की करी, अपने बच्चों की करवाई, और एक प्रोफेशन में आना उन्होंने शुरू किया। केवल नौकरी नहीं कि नौकर बन के रहना है, लेकिन नौकर का थोड़ा सा रुख बदल गया। अब वो थोड़ा सा नौकर में भी बड़े नौकर बन गए जो है। डॉक्टर, मैनेजर हो गए, जीएम हो गए, इस तरह से लोगों की तरफ उनका रुझान जाना शुरू हो गया। इंजीनियर वगैरह बनने शुरू हो गए, पायलट वगैरह जहाजों का काफी सारा रुझान आना शुरू हो गया, लोग पायलट वगैरह बनना शुरू कर दिए, नए प्रोफेशन में जाना शुरू कर दिया, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज। तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन शुरू हो गया जो है। और फिर धीरे धीरे समय फिर बदला, फिल्म फिल्म इंडस्ट्रीज का क्रेज भी बहुत ज्यादा हो गया, खिलाड़ियों के प्रति भी क्रेज ज्यादा हो गया। पहले बोला जाता था कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, लेकिन बाद में इसकी रूपरेखा भी बदल गई।
पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन खेलेंगे कूदेंगे तो जरूर हो जाएंगे नवाब। आज दुनिया उन्हें पूछती है, जो खिलाड़ी हैं। पहले गले कोई पूछता नहीं था उन्हें जो है। आज कौन नहीं चाहता कि अपना उनका बेटा अगर खेल कूद में आगे जाए, क्रिकेट में, फुटबॉल में, किसी में भी, तो इंडिया की टीम में आए। उन्हें पता है बहुत बड़ी संपत्ति है वहां पे, बहुत बड़ा पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। फिर लोगों ने अपना रुख चेंज किया, फिल्म इंडस्ट्री लाइन में जाना शुरू किया, खेल में जाना शुरू किया, राजनीति में जाना शुरू किया। लेकिन एक क्रेज फिर बदला, एक समय फिर बदला, और ये क्रेज अब जो शुरू हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो पिछले 15-20 साल, 30 साल, 40 साल से, 50 साल से पूरे विश्व में चल रहा है ये। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की अगर बात करें, 1996 से हिंदुस्तान में इसने प्रवेश किया है। लेकिन जब कोई नई चीज आती है तो लोगों को शुरू में समझ में नहीं आता है। यही समस्या शुरू में थी, जब हिंदुस्तान में लोगों ने नेटवर्किंग शुरू करी और एक दूसरे लोगों को बताना शुरू किया। लगना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। खुद खाइए और लोगों को खिलाइए और करोड़पति बन जाइए। अब लोगों ने सुना क्या था? लोगों ने तो यही सुना था कि भैया पढ़ाई लिखाई करोगे, नौकरी करोगे या कोई बिजनेस करोगे तो ये अमीर बन सकते हो। खाने और खिलाने से अमीर नहीं बन सकते हो। लोगों का माइंड जल्दी सेट नहीं होता किसी भी नई चीजों के लिए, और यही चीज नेटवर्क मार्केटिंग में हम सब लोगों ने देखी। और जो उस समय फिर बुद्धिमान थे, जिन्होंने भविष्य की तरफ ध्यान दिया, उन्होंने इसको बड़ी गहराई से समझा इस सिस्टम को, और अपने 5 साल, 10 साल, 20 साल इस समय में लगा दिया। और आज हम दोस्तों देखते हैं, यूट्यूब में हम देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को जानते भी हैं। जैसे मैं नौशाद जी की अगर मैं बात करूं, उनकी मुलाकात जो है मेरे ख्याल से सोनू शर्मा जी से हुई थी, ऐसा कुछ था संजोग जो है। तो आज कोई व्यक्ति कहाँ है और कोई कहाँ है। तो जिन्होंने किसी सिस्टम की गहराई को अगर समझा तो वो, और उसमें लगा रहा, और उसने अपनी जिंदगी को बदला 5 साल, 10 साल, 20 साल लगा करके। लेकिन जिन लोगों ने सोचा फ्रॉड है, ये कोई सिस्टम में चलने वाला कुछ भी नहीं बनेगा, इसको छोड़िए, हम तो आगे चलते हैं, और जब ये कमा लेंगे फिर देख लेंगे, और जब उस कमाई कमाई के चक्कर में, देखने देखने के चक्कर में उनकी जिंदगी बीत गई, लेकिन वो चक्कर नहीं बन पाया उनके जीवन में। और फिर उनके जीवन में एक ही चीज आती है, काश ये मैंने भी उनकी तरह समय से कर लिया होता। और परिस्थितियां ऐसी बदलती हैं दोस्तों, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज है, अगर आपने वक्त में किसी काम को नहीं किया तो वो चीजें आपके हाथ में नहीं आती हैं। और आज जेएमवीडी भी हम सबको एक अवसर दे रहा है, एक बहुत बड़ा समय दे रहा है, कि अगर समय के साथ जिन भी लोगों ने इन चीजों को करना नहीं शुरू किया, तो एक वक्त फिर आएगा जब उनके जीवन में फिर उनके मुख से एक ही आवाज निकलेगी, काश मैंने वो वक्त सुना होता। वो 2022 का, 2023 का, 2024 का जो आने वाला है, कि सभी लोग समझाते रहे, कहते रहे, करते रहे कि आप कर लीजिए, कर लीजिए, लेकिन मैंने नहीं किया। और एक ही डायलॉग में निकालता था, पहले आप लखपति बन जाओ, उसके बाद फिर हम देख लेंगे। आप बनेंगे तो फिर हम भी बनना शुरू कर देंगे। तो काश के अलावा कुछ नहीं रहता है। और आज इस सिस्टम में जैसे हम आते हैं तो हमारे बहुत सीनियर साथी हैं जो लगातार इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, जूम मीटिंग को आज अटेंड कर रहे हैं। पहले बहुत ही बखूबी के साथ जो है ओम सर, पंकज सर और रमेश सर ने इस जूम मीटिंग का शुभारंभ किया। तो मैं सर के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इस जूम मीटिंग का निर्माण करके, इसको चला करके। और आज बहुत सारे साथी हमारे इस सिस्टम को लगातार चला रहे हैं, जिसमें सबसे ग्रेट लीडर, सबसे पहले करोड़पति पंजाब से हमारे अवतार सर हैं। जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से काम है जो है। अभी पिछली मीटिंग में सर ने बोला था, खुद से वादा मेहनत से ज्यादा, मेहनत ज्यादा। यानी आप जो अपने आप से जो वादा करते हैं, क्या वो मेहनत आप कर रहे हैं, और मेहनत वो भी जो आपने वादा किया उससे भी ज्यादा जो है, तभी आपके जीवन में सफलता आएगी। वादा तो हम करते हैं, लेकिन क्या काम करते हैं? अगर उस काम को हम नहीं करेंगे तो जीवन में सफलता नहीं आएगी। केवल कहने कहने से नहीं, आपका संकल्प और आपका कर्म दोनों बराबर होना चाहिए। अगर संकल्प है, कर्म नहीं है, तो सफलता नहीं मिलेगी। भाग्य की रेखा कर्म से ही होती है, केवल बोलने से नहीं होती है। तो अगर आपको भाग्य की रेखा बनाना है तो उसके साथ आपको जो है कर्म भी आपके साथ चलना जरूरी है। फिर उधर अमित जी की मीटिंग अगले दिन हुई जो है, और अमित जैसे अवतार सर का बोलने का जो लहजा है, जो तरीका है, जो शब्द है, जो नम्रता है, वो तो काबिले तारीफ है। उसकी तो मिसाल ही नहीं दी जा सकती है।
बड़े सहजता के साथ किस प्रकार से अपनी बातें रखते हैं अवतार सर, पूछो मत। और कोई बोले कि आप शब्द में बयां करो तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वो शब्द ही नहीं बने जो सर की तारीफ कर सकते हैं। फिर अमित जी की मैं बात करूं, लाजवाब ट्रेनिंग रहती है सर की जो है। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, वो किसी भी बीमारी के ऊपर अगर सर अपनी बातों को रखते हैं तो नाप तोल करके रखते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि सर बड़े आराम से, मतलब धीरे धीरे, कि सामने वाला अगर आदमी लिख भी रहा है ना, तो सर की एक बातों को सुन करके वो उसके हाथ से कुछ छूट ना जाए लिखना जो है, कि उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और बड़े आराम से अपनी बातों को रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल और माइग्रेन के बारे में सर ने बताया था। और मुझे लगता है कि जब अमित सर की मीटिंग होती है तो हर किसी के पास हाथ में कॉपी पेन जरूर होता है। मैं तो जरूर लेकर के बैठता हूँ, क्योंकि हमारे पास जानकारी कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उस जानकारी में और कितनी जानकारी ऐड कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जानकारी, अगर कोई सोचेगा मैं संपूर्ण हूँ, तो वो सबसे बड़ा नादान व्यक्ति कहलाएगा, क्योंकि संपूर्ण तो कभी कोई बन ही नहीं सकता जो है। संपूर्ण तो भगवान के अलावा और कोई हो भी नहीं सकता जो है। तो इंसान को हमेशा सीखने की कला में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अमित जी जब भी बताते हैं अपने, मैं सारी चीजों को नोट करता हूँ। और मैंने कई बार अपने आप को भी मैंने नोट किया है कि अमित जी ने कुछ बारीकी वाली ऐसी चीजें बताई जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी समझा भी नहीं था। तो अमित जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बीमारी कैसे बनती है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, वो किस प्रकार से हम उसे ठीक कर सकते हैं, और क्या क्या हमने परहेज या सावधानियां बरतनी है। तो एक एक चीज को बड़ी डिफाइन करके सर रखते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इन सारी चीजों को बड़े नम्रता के साथ और बड़े सहजता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। फिर आगे आई थी पंजाब से संजय पंडित जी की जो है, हाँ, संघर्ष से सफलता की ओर। और सर ने बड़ी बखूबी से अपने जीवन की कहानियां बताई जो है, कि किस प्रकार से बचपन में उनके पिताजी ने उनको पढ़ाने से मना कर दिया था घर की परिस्थिति के कारण जो है। फिर उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते आज वो नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, और एक अच्छे लेवल को प्राप्त करने के लिए, एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करने के लिए, एनिवर्सरी में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच करके सबको दिखाने के लिए कि केवल यही नहीं कि सामने वाले ने अगर हाथ खड़ा कर दिया तो हम अपने आप को काबिल नहीं बना सकते। आज सर का बिजनेस, व्हाट्सएप पे जब हम देखते हैं, मैसेज देखते हैं, ओम सर लगातार जाते हैं वहाँ, तो काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। और सर की मुझे बात याद है कि दिल्ली में जब एक बार एनिवर्सरी हुई थी, तो सर भी वहाँ पे आए हुए थे, संजय सर जो है। और उन्होंने अपने आप को काफी मतलब खुशी के साथ जो है वो वहाँ पे अब पूरे समारोह में उन्होंने सहयोग दिया था। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, मुझे नहीं मालूम क्या परिस्थितियां थी, सर थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए थे। लेकिन ओम सर के लगातार फॉलोअप के प्रयास के कारण आज सर को जो है फिर एक नया रास्ता मिला है, उन संघर्षों से निकल करके सफलता की ओर के लिए जो है। तो सर की बहुत अच्छी बातें लगी। और सफलता जब भी मिलती है दोस्त, जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं, बिना संघर्ष को तो सफलता आ ही नहीं सकती। कोई ये सोचे मैं बैठ बैठ करके सफल हो जाऊंगा, मतलब ही नहीं है ये। फिर आगे अगले आगे मीटिंग थी महेश सर की, दुनिया पागलों ने बदल दी है। और ये हकीकत है सर। सर ने जो बहुत सारे पॉइंट निकाल करके हम सब लोगों के सामने रखे, चाहे वो बल्ब बनाने की कहानी हो, चाहे वो जहाज बनाने की कहानी हो, चाहे वो टेलीफोन बनाने की कहानी हो, चाहे वो फिल्म स्टार बनने की हो, चाहे वो क्रिकेटर बनने की कहानी हो, किसी की भी कहानी हो, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक पागल है। वो दुनिया से हट करके जो है, जैसे हम सड़कों पे पागल आदमी देखते हैं ना, उसका दिमाग जो है डिस्टर्ब रहता है, उसे कहते हैं पागल है, पागल यानी दुनिया से अलग है वो। तो ऐसे ही सभी थे जितने भी सर ने जो है अपने इतिहासकारों के जो नाम बताए थे जो है, ये सब पागल थे अपने अपने फील्ड में जो है। और आज नेटवर्किंग में भी यही पागलपन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने कामयाबी के लिए पागल नहीं है तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप जितने भी कामयाब इंसान हुए हैं इस पूरी दुनिया में, वो दुनिया से अलग हट करके ही दिखते हैं। आज मैं अगर अपने सिस्टम की बात करूं, तो इसमें अवतार सर, ओम सर, अमित सर, सी के सर, सब एक तरह से पागल हैं। कोई इसमें समझदार नहीं है, सब पागल है नेटवर्किंग के प्रति जो है। और ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्कर जो कामयाब हुए हैं, वो सभी पागल थे, जिन्होंने अपने आप को जो आज साबित करके दिखाया कि बिना पागल हुए तो हम सफल ही नहीं हो सकते। और ये 100% है कि जो लोग इस प्रकार से बन करके चलते हैं, सफलता उनको जरूर मिलती है। फिर आरती जी की उसके बाद मीटिंग थी, माँ बेटी की जोड़ी रचेगी इतिहास, ऐसा है दोनों का प्रयास।
एक एक शब्दों को चुन करके जो है, जिन भी लीडरों ने अपने ये खुद से वादा, मेहनत से ज्यादा, और फिर अमित सर ने प्रोडक्ट के बारे में बताया, संघर्ष से सफलता की ओर दुनिया पागलों ने बदल दी है, माँ बेटे की जोड़ी रचे के इतिहास, ऐसा है दोनों का प्रयास। ये कोई छोटे छोटे सेंटेंस नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज देते हैं हमें ये सारे के सारे जो है। अगर इन शब्दों को सुन करके, समझ करके, अगर इसके ऊपर हम चलना शुरू कर दें तो जीवन को बदलने में समय नहीं लगेगा जो है, लेकिन इसको गहराई से समझना पड़ेगा जो है। इतिहास रखना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है जो है। और जिसने ठान ली उसने रच करके दिखाया, और आज आरती जी ने ठान रखा है। आज पहली एनिवर्सरी है इनकी लाइफ में जेएमडी कंपनी के रूप में जो है, और ये इतिहास, वो इतिहास रच करके आएंगे जो इनके जीवन में आज तक नहीं मिली जो है। और यकीन है, सबको यकीन है आरती जी के ऊपर जो है, अमित जी के ऊपर, उनके बेटे, मेरे ख्याल से, मुझे कंफर्म नाम नहीं है कि अमित जी, मेरे ख्याल से अमन जी, सॉरी अमन जी उनका नाम है, अमन जी और आरती जी, साथ में सरोज जी होगी, साथ में जो दीपा जी, जो ग्वालियर की एक बेहतरीन टीम है। ये सब एक ऐसा इतिहास वहां से निकाल करके लेके आएंगी कि जेएमडी का पूरा परिवार देखेगा कि टीम हो तो एक ग्वालियर जैसी टीम हो, महिलाओं की वो सशक्त टीम हो, मजबूत टीम हो, जो एक इतिहास रचने के लिए तैयार बैठी हुई है। फिर कल की मीटिंग की अगर मैं बात करूं, रुद्र सर की, चलते चलते रहोगे तो रास्ते आसान होते चले जाएंगे। ये हकीकत है दोस्तों, रुकने वाले ही मंजिल से भटकते हैं जो है, लेकिन चलने वालों को आगे रास्ता मिलता चला जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारे हाथ में लालटेन है या फिर कोई टॉर्च है, वो कितनी दूरी तक हम उसको देख सकते हैं, कुछ दूरी तक हम देख सकते हैं, लेकिन उस लालटेन या फिर हम टॉर्च ले लें या फिर हम कोई दिया या मोमबत्ती ले लें, हम उसको अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पीछे का रास्ता पीछे छूटता चला जाएगा, लेकिन उनकी रोशनी से हमें आगे रास्ता लगातार मिलता जाएगा। और ये कब मिलेगा? जब हम अपने कदमों को हम बढ़ाते चले जाएंगे। और यही सर ने बताया कि चलते रहेंगे तो रास्ते आसान हो जाएंगे, और इस सिस्टम में भी हमें रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना, और चलने वाला ही सिस्टम में कामयाब होता है। तो आप सभी से ही कहूंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने पूरे हफ्ते एक बहुत बेहतरीन और लाजवाब मीटिंग रखी। सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और इसी क्रम में आज हमारी टीम में भी कुछ महिलाएं हैं, कुछ बहनें हैं, जो एक लाजवाब तरीके से सिस्टम को एक नई रूपरेखा दे रही हैं और बड़े दमखम के साथ इस सिस्टम को कर रही हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की आगे की मीटिंग जो है बबीता जी नोएडा से, उनको सर उनका माइक अनम्यूट कर दिया जाए, और बाकी आगे की मीटिंग जो है बबीता जी इसको जो है कंटिन्यू करेंगी। जी सर। जैसे भी मैं आपको, मैं बबीता नोएडा से, जैसे मैं आपको थोड़ा, जैसे सभी को जय जेएमडी, सभी साथियों को मैं अपने बारे में कुछ जैसे बताना चाहूंगी। जैसे कि मैं रहने वाली तो मेरठ की हूँ, लेकिन यहाँ लगभग लगभग मुझे 14-15 साल हो गए नोएडा में रहते हुए। तो पहले तो मैं भी एक जॉब ही करती थी, जैसे फ्लैटों में जाके, मतलब मैं कुकिंग का काम करती थी। लेकिन कुकिंग का काम करते करते मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं किसी की एक नौकर बन के ही सीमित रह गई हूँ। मुझे आगे लाइफ में कुछ बहुत सपने थे मेरे, कि मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहती थी, बहुत बड़े बड़े सपने थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्यों? जो दूसरे के यहाँ खाना बना बना के इतनी थक चुकी थी, जैसा कि कितना भी हम अच्छे से कर लेते थे, लेकिन फिर भी हमें दो बात हमें सुनने को मिल ही जाती थी। तो मजबूरी थी हमारा, क्या कर सकते थे। जैसे कि अगर हम ना जाए करेंगे तो कुछ, जैसा हमें अगर हम नहीं करेंगे तो हमें घर की स्थिति हम कैसे सुधार पाएंगे। लेकिन परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि हम कितना भी करते थे, लेकिन करते करते फिर भी कुछ ना कुछ कहीं छूट ही जाता था। हम कितना भी अच्छे से कर लेते थे, फिर भी कुछ ना कुछ हमें बातें मिल ही जाती थी सुनने के लिए। लेकिन उसी के बीच चलते चलते मैंने एक रेडीमेड कपड़े की शॉप भी करी, लेकिन मैंने 3 से 4 लाख रुपए मैंने उसमें लगाए, और पैसा भी मैंने उसमें बहुत काफी वेस्ट करा। फिर भी मुझे कुछ ऐसा उसमें लाभ नहीं मिल पाया। जैसे मैं आपको बताऊंगी कि मैं, पहली बात मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं एक तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जैसे मैं अपने घर में, हम 5 बहन भाई थे, तो 2 बहनें और 3 भाई थे। हम तो सबसे बड़ी मैं ही अपने घर में थी।
तो पापा की सरकारी जॉब थी, लेकिन जैसे कहते हैं कि अगर जो घर में बड़ा बच्चा होता है तो सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आ जाती है। तो वही सिस्टम मेरे साथ भी हुआ था। जैसे मैं 10 से 12 साल की ही थी उस टाइम पे, तो सारी जितनी भी जिम्मेदारी थी सब मेरे सर के ऊपर आ गई थी। जैसे छोटे बहन भाइयों का नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सारा कुछ मेरे ही ऊपर आ गया था। तो मम्मी पापा थे वो जॉब करते थे तो सारा कुछ मुझे ही संभालना पड़ता था। लेकिन उसी बीच में मैं, जैसे कि बच्चे को डाल देते हैं स्कूल में, तो उन्होंने उन्होंने मुझे भेजा, लेकिन सरकारी स्कूल में मुझे भेजा, लेकिन मैं उसमें पढ़ नहीं पाई। क्यों? जैसे आपको सभी को जानते होंगे कि जैसे कि अगर हम किसी बड़े एक बच्चे को हम भेजना शुरू कर दें और उसके ऊपर काम का बोझ भी हम लाद दें, तो क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसका सिर्फ वो जब उसको अच्छा लगने लगा, पढ़ाई का इतना बोझ लगने लगा कि अगर उससे अच्छा तो हम काम ही कर लें तो पढ़ाई ना करनी पड़े। तो वही सिस्टम मेरे साथ में हो गया था। तो पढ़ाई का जो मैं था दिमाग में एक 0/0 थी बिल्कुल। काम करना अच्छा लगता था क्योंकि काम में कम मेहनत लगती थी, बस शरीर से मेहनत लगती थी, दिमाग से मेहनत नहीं लगती थी। तो इसी वजह से मैंने पढ़ाई तो बिल्कुल 0/0 हो गई थी, तो मैं नहीं पढ़ पाई। लेकिन काम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई थी। तो फिर उसके बीच में शादी हो गई, शादी होने के बाद में फिर और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। फिर बच्चे भी हो गए, फिर वहां से कम यहाँ मुझे कम 14-15 साल हो गए हैं रहते रहते। और काफी संघर्ष करते करते आज ये टाइम हो गया है, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाया। उसी बीच में जैसे मैंने जब कपड़े की शॉप मैंने करी थी तो काफी पैसा लगाने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। तो जैसे परिस्थिति, एक वो बोलते हैं कि परिस्थिति सभी के साथ में आती है। जीवन सबका ऐसा हो जाता है कि ये परिस्थिति जो होती है सबको इस परिस्थिति से निकलना पड़ता है। अगर चाहे तो भी निकलना पड़ता, ना चाहे तो भी निकलना पड़ता है। तो वही चीज मेरे साथ भी हुई। तो उसी चीज बीच में मुझे अलका मैडम मिली, अलका चौहान। तो मैं एक अपनी दुकान पे ही बैठी हुई थी उस टाइम पे, ये निकल के जा रही थी, और निकलने के बाद भी इन्होंने देखा कि हो सकता है कि कुछ यहाँ मिल सकता है, तो वो मेरे पास में आई। तो उन्होंने मुझे डेमो वगैरह दिखाया, तो उनसे कुछ सामान मेरे पास से लेने के लिए आई थी, लेकिन मुझे तो क्या, वो मेरे पास से सामान खरीदती, उल्टा मुझे ही सामान दे के चली गई। उन्होंने मुझे पहले तो इसके बारे में डेमो वगैरह करके दिखाया, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो एक साबुन मुझे दे के चली गई। उस टाइम मैं बीमार भी बहुत ज्यादा रहती थी, बहुत पैसा मेरा खराब होता था, मैं समझ ही नहीं सक रही थी मैं करूँ तो करूँ क्या। बीमार की वजह से भी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तो चलते चलते अलका जी मिली। आज मैं अलका जी के माध्यम से आज यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी मैं अलका मैडम का। अगर आज वो मुझे नहीं मिलती तो हो सकता है आज मैं यहाँ तक ना पहुंचती। उसी बीच में फिर अलका जी के द्वारा मुझे ओम सर से भी संपर्क बने। ओम सर के साथ साथ मुझे मुकेश सर से भी मिलना हुआ। तो मुकेश सर भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत ही एक एक चीज को इतनी बारीकियों से समझाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम हर संडे मीटिंग में जाते हैं बदरपुर, तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी अगर हम देर हो जाती है तो हमें डांट भी पड़ जाती है। क्यों? मैं ये सोचती हूँ कि मैं ना जाऊं, मैं अपनी कमी बताऊंगी। क्यों? मैं सीखने के चक्कर में ना मैं पीछे को हटती हूँ, मैं सीखना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं फिर भी ना करते 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 फिर भी मैंने आज अपने नीचे इतनी अच्छी टीम बना ली है। जैसे कि उधर अलका सिसोदिया हो गई हैं, केला जी हो गई हैं, ये उधर ये गंगा जी हो गई हैं, बहुत अच्छा इतना टाइम इधर उधर सरफाबाद से कुसुम नापिक हो गई हैं। इतनी अच्छी आज मेरे नीचे टीम इतनी अच्छी खड़ी हो गई है, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं इतना कुछ कर सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन मैं ये सोचती थी कि जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो हो सकता है मैं नहीं कर पाऊंगी। एक बार मैं पीछे भी हट गई थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा थोड़ा करके फिर अलका जी ने समझाया, कुछ वैसी बातें हो गई थी, तो मैंने सोच लिया कि मैं नहीं करूंगी बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगी। मुकेश सर ने भी मुझे समझाया था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन पता नहीं अपना आप ही फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अलका जी की और मेरी कोई ऐसी बात हुई, तो बहुत ऐसी कि दिल में बहुत वो हुआ था कि मैं रोने भी लगी थी। मैं बहुत रोई थी उस टाइम पे कि मैं किसी के लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन मेरे बारे में अपने क्यों ऐसा कोई सोचता है। लेकिन उस टाइम पे जो भी गलतियां थी या कुछ भी गलत फहमी थी, वो सब दूर हो गई थी। लेकिन उस दिन के बाद में मैंने आज तक भी कान को ऐंठा लगा लिया कि कोई गलती ऐसी नहीं करूंगी जिससे मेरे अपलाइन को या अपलाइन की वजह से मुझे कोई ऐसी हमारे बीच में बात होए। ठीक है, अगर होती भी है कोई छोटी मोटी बात,
तो मैं उसको वहीं के वहीं खत्म कर दूंगी, आगे नहीं लेके जाऊंगी। तो यही मैं अपनी टीम को भी समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसी बात अगर हो जाती है अपलाइन के बीच में, डाउनलाइन के बीच में, तो अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो उसको दिल से लगा के ना चले और आगे अच्छे से चलते रहें, काम करते रहें। मंजिल तो एक दिन बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन चलने वाले चाहिए। अगर हम नहीं चलेंगे तो वो मंजिल भी हमें नहीं मिल पाएगी। अगर जैसे रास्ते, जैसे कहते हैं मंजिल, अगर हम मंजिल पे हम चलते हैं तो उसमें कांटे भी बहुत आते हैं। अगर हम एक रास्ता में फूलों वाला मिल रहा है, एक कांटों वाला मिल रहा है, तो हमें जो रास्ता जो कांटों वाला होगा ना, वही हमारे लिए अच्छा होता है। अगर हम फूलों वाले पे चलेंगे तो वो फूल जल्दी ही पैरों के नीचे जाके कुचले जाते हैं। कांटे वाले जो रास्ते पे हम चलेंगे तो वो हमें याद दिलाते हैं, जख्म हमारे पैरों में हो जाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम कितनी कठिनाई से हम इस रास्ते पे चलकर यहाँ तक हम पहुंचे हैं। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगी। आगे जो है ना, ये जो हमारे जो आगे और बहनों को भी हमें समय देना है, तो आगे की मीटिंग में बुलाना चाहूंगी नोएडा से। तो मैं सर से बोलना चाहूंगी। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं दादाजी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इतने अच्छे हमें प्रोडक्ट दिए हैं और इतना अच्छे से हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है काम करना। और आगे मैं गंगा जी को बुलाना चाहूंगी नोएडा से। सर से मैं बोलूंगी कि गंगा जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। उनको मैं समय देना चाहती हूँ। आज इतना अच्छा मेरे को वक्ता मिली है गंगा जी के थ्रू से। तो सर से बोलूंगी गंगा जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ गंगा जी, आवाज आ रही है आपकी। ओके। मैं पहले सभी को जय जय एमवीडी। मैं बबीता मैम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम गंगा चौहान है और मैं जिला हापुड़ से बिलोंग करती हूँ। नोएडा में मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। लगभग मुझे भी यहाँ नोएडा में आए हुए 2 साल हुए हैं। मैं गांव से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और हम 4 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। मैंने बीएससी की है। अपनी पढ़ाई मैंने गांव से ही की थी और मैं यहाँ आई नोएडा में। मेरे पापा जी एक सिविल सुपरवाइजर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। मेरी बहन है जो मेरे से बड़ी है, वो दिल्ली एयरपोर्ट पे जॉब करती है। मैं भी जॉब करती हूँ। मैं फ्लाइंग ग्रुप स्टाफिंग सर्विस में भजनपुरा में जॉब करती हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस सिस्टम में कैसे आई। मुझे पहले मतलब मेरे पापा जी ने काफी नेटवर्क का काम किया था, बट मुझे उस समय कुछ समझ ही नहीं आता था कि है क्या क्या है। मतलब अगर मैं समझती थी भी बैठ के तो सब मेरे सर से ऊपर जाता था, कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं सोचती थी पता नहीं क्या है ये, कैसे करते हैं इसे। पर जब मैं सिस्टम में आई, यहाँ पे मुझे बबीता मैम ने बताया, जैसे पहले मेरी मम्मी बीमार हुई थी, उन्हें बुखार हुआ था। डॉक्टर उन्हें दवाई देते रहे लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं लगा। फिर बबीता मैम ने बताया, उन्हें तुलसी और ग्लोए दिया। उसको पीने के बाद उन्हें आराम लगा। फिर मुझे बताया कि इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे जब मैम ने बताया तो मुझे तो फिर भी समझ नहीं आया था कि ये पता नहीं, मैं सोचती थी पता नहीं क्या है ये, मेरे तो समझ आएगा नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद अलका मैम जी आई, उन्होंने बताया। फिर मैं बदरपुर मीटिंग में गई, वहाँ मुकेश सर ने मुझे बताया, समझाया। तो मुझे लगा हाँ मैं कर सकती हूँ। जैसे जैसे मुझे समझ आने लगा तो मुझे लगा हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। अच्छा लगा। मैं बताऊंगी, मैं पहले जॉब करती थी। मैंने एक लैब में जॉब करी थी जिसमें मैं डाटा ऑपरेटर का काम करती थी और असिस्टिंग ऑफिसर का भी काम करती थी। वहां पे मैंने बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला। एक बार क्या हुआ था, कोविड चल रहा था,
तो मुझे भी वहाँ पे कोविड हो गया था, लेकिन मेरी वहाँ पॉजिटिव रिपोर्ट को भी नेगेटिव बना दिया था, सिर्फ इसलिए काम की वजह से कि बस काम करते रहो, उसका कोई परिणाम ही नहीं है। कोविड हो गया था, उसके बाद मैं काम करती रही, कोई नहीं, मैं वहां से काम करती रही, करते करते मैं ठीक हो गई। मैंने इतनी मेहनत की वहां पे, लेकिन फिर भी जो मतलब होता है ना कि अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसे अच्छा मतलब बोला जाए कि हाँ इसने मेहनत की है, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, लेकिन वहां पे जो काम करते थे उन्हें कोई परिणाम ही नहीं मिलता था मेहनत करने का, हमेशा सुनने को ही मिलती थी। मेरी सैलरी वहां पे 9,000 थी, और मेरा छोड़ने का रीजन था क्योंकि मैं 1 साल तक काम करती रही, इतनी मेहनत की, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिला, मेरी सैलरी भी इंक्रीज नहीं करी थी वहाँ पे, इसलिए मैंने छोड़ दी वहाँ से। फिर मैंने ग्रेस फाउंडेशन में जॉब करी थी, वहाँ पे 1 मंथ मैंने जॉब करी थी। वहाँ पे था जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको थेरेपी देने का, वहाँ काम ये था, लेकिन वहाँ मेरे काम समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने वहाँ से भी जॉब छोड़ दी। फिर मुझे यहाँ पे मैम ने बताया, मैम से मुलाकात हुई, मैम ने बताया जेएमवीडी के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे को समझ ही नहीं आता था, लेकिन जब अलका मैम आई, मुकेश सर से मेरी मुलाकात हुई मीटिंग के द्वारा, तो मुझे समझ आने लगा। और आज मैंने मीटिंग में गई थी, वहाँ पे मैंने जानकारी विधि प्लान की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मेरी ज्वाइनिंग भी हुई है 3,000 की किट से, मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई है। मैं आज अच्छा लगा मुझे कि मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई। और मैंने जो ज्वाइनिंग करी थी इसमें, वो 5,000 की किट से करी थी। करने को तो मैं 3,000 की किट से भी कर सकती थी, पर मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे जो फायदा 5,000 की किट में मिल रहा है वो मुझे 3,000 की किट में नहीं मिल रहा था। 5,000 की किट में मुझे 4 प्रोडक्ट मिल रहे हैं और फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं 2 साल में 2 बार। ड्रीम क्लब में सदस्यता मिल रही है, जो कि 3,000 वाली किट में नहीं है। मान लीजिए इसमें 15 बाइक, मतलब अगर मेरे नाम पे बाइक निकल जाती है तो क्या मेरा कुछ गया उसमें? कुछ नहीं गया। तो मुझे इसमें बेनिफिट्स दिखे, और जो ये सबसे अच्छी बात, जो मैंने उसमें लगाया है वो मुझे वापस मिल रहा है कूपन के द्वारा। और यहाँ पे और करोड़ों रुपए कमाने का मुझे अवसर मिल रहा है आगे, तो मुझे अच्छी लगी ये, इसलिए मैंने अपनी 5,000 वाली किट से ज्वाइनिंग की और मुझे अच्छा लगा। और अभी मैं यहाँ जो मैं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के, अपने घर वालों के सपने पूरे कर सकूं, क्योंकि मेरे भाई नहीं है, हम सिर्फ 4 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। शायद मैं यही सोचती हूँ कि अगर जब मेरी 2 बहनों की शादी होगी है, हम 2 बहनें हैं अभी, मैं सोचती हूँ कि अगर हमारी शादी होगी, हमारी शादी के बाद हमारे मम्मी पापा कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे। इसीलिए मैं यह भी कारण है कि मैं इस सिस्टम में आई, क्योंकि मैं यहाँ से इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि मैं हमारी बहनों की शादी के बाद मेरे मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी आगे तक उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे कहते हैं बेटा होता अच्छा होता, मतलब लोग बोलते हैं कि ये 4 बहनें हैं, इनका एक बेटा होता, पर क्या आज लड़कियां लड़कों से कम है क्या? अगर लड़कियां मेहनत करें तो लड़के भी इतनी मेहनत नहीं कर पाते जितना लड़कियां करती हैं। आज मैंने ही जिस बस में मैं गई थी बदरपुर के लिए, उसमें जो बस ड्राइवर थी वो एक लड़की थी। मैंने देखा कि एक मतलब लड़की बस चला रही है, लड़की किसी से कम नहीं है। मुझे अच्छा लगा उसे देख के कि एक लड़की होकर वो बस चला रही है। मैंने अलका मैम से भी बोला था कि मैम देखिए लड़की है, बस चला रही है, तो मैम ने भी देखा, बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि लड़कियां किसी से कम नहीं है,
और मैं वही सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए इतना कुछ करना चाहती हूँ कि उन्हें कभी बेटे की कमी महसूस ना हो। मैं उनके लिए उनका बेटा बनना चाहती हूँ। और मैंने बहुत स्ट्रगल किए थे। जब मैंने बीएससी की थी, मैं गांव में ही रहती थी, अकेली रहती थी, सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से, ताकि मैं अपनी अच्छे से पढ़ाई पूरी कर सकूं। मैंने गांव से ही अपनी पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं नोएडा आई। मैंने बहुत मतलब जॉब ढूंढी, नहीं मिली, मुझे काफी टाइम घर पे रहना पड़ा। फिर जब मुझे 1 साल पहले जाके लैब में जॉब मिली, वहां पे मैंने जॉब की। उसके बाद वहां से छोड़ दी, फिर मैं इस सिस्टम में आई। मैं इस सिस्टम में इतना पैसा कमाना चाहती हूँ कि बस पैसा कमाना चाहती हूँ, अपना नाम कमाना चाहती हूँ, अपने घर वालों का नाम रोशन करना चाहती हूँ, जिससे आगे मेरे घर वालों को मेरे नाम से जाने कि हाँ, ये उनके मम्मी पापा या उनकी बेटी है, ये मेरे घर वालों का नाम आगे हो। और मैं मुकेश सर का और बबीता मैम का, अलका मैम का, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया और मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। और मैं दद्दा जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। मैं अपने सभी सीनियर साथियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपना मुझ पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि मैं आगे और अच्छे से काम कर सकूं। मैं अपनी को इंतजाम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गंगा जी, आपने बहुत अच्छा बोला है। जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छा बोला है, जैसे कि आज के टाइम में लड़कियों को पहले जैसे बहुत बहुत बोझ समझा जाता था, लेकिन आज के टाइम में लड़कियां किसी पे बोझ नहीं है। तो अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा बोला है। और जैसे कि मैं भी गलतियां करती हूँ। तो जैसे कि शुरू में सर ने मुझे बोलने का मौका दिया था, तो मैंने सर को धन्यवाद नहीं बोला था। तो कहीं कहीं मैं भी चूक कर जाती हूँ कि मुझे अभी बोलने के बारे में भी थोड़ा सा मुझे अभी जानकारी नहीं है और मैं अच्छे से मीटिंग नहीं कर पाती हूँ। तो पहला चांस मुझे मिला है, तो कहीं गलती मैंने भी करी है, तो मैं मुकेश सर का धन्यवाद बोलना चाहूंगी। मुकेश सर ने मुझे बोलने का मौका दिया। तो जैसे कि गंगा जी ने बताया कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब गंगा जी। तो जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी कुछ बातें और, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। जैसे मैं पिछली एक 3 महीने पहले जैसे मुझे एक बंदर ने काटा था, लेकिन उस टाइम पे भी मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं काम पैर से चल भी नहीं पा रही थी, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने काम करना बंद नहीं करा था। मैं फील्ड में 5-5 6-6 घंटे में पैदल ही चलती हूँ, और मैं पहले भी ऐसी चलती थी, और बंदर के काटने के बाद भी मैं इस तरह चलती थी, मैंने बंद नहीं करा चलना। लेकिन अभी फिर 1 महीने से मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे हाथ में चोट लग गई है। तो मैंने फील्ड में निकलना मैंने फिर भी बंद नहीं करा है। तो मैं अपने साथ सभी साथियों को यही बोलना चाहूंगी कि परिस्थिति चाहे कितनी भी गंभीरता से कुछ भी आ जाए, लेकिन अपने आप को चलना बंद मत करना। सब धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाता है। अगर हम परिस्थितियों के कारण अगर हम बैठ जाएंगे, तो उसमें हमारी ही हार होती है। तो जैसे कि अभी गंगा जी ने बोला कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। तो आगे मैं सरफाबाद से कुसुम नापिक को मौका देना चाहूंगी। तो मैं सर से बोलूंगी कि कुसुम नापिक सरफाबाद से, उनका माइक नोट कर दीजिए सर। कुसुम नापिक। मैं कुसुम जी बोल रही हूँ नोएडा से। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। जी पहले मैम। तो सबको जय जय एमबीडी, सभी साथियों को, जितने भी जेएमबीडी में हैं सभी को जय जय एमबीडी। मेरा नाम कुसुम है। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और आज मुझे हो गया यहाँ पे 8-9 साल से ऊपर नोएडा में रहते हुए। और मेरे 3 बच्चे हैं।
मैं भी 10th तक पढ़ाई की हूँ। और मेरे हस्बैंड जी शेविंग कटिंग का काम करते हैं। एक छोटी सी दुकान उनकी है। मेरा बड़ा वाला लड़का जो है वो भी शेविंग कटिंग करता है, वो 12th तक पढ़ाई कर चुका है। और मेरी एक लड़की है जो अभी 10th क्लास में पढ़ रही है, अभी पेपर हुई है उसकी। और एक छोटा और है बेटा, वो अभी 3री क्लास में है। और मेरी भी एक छोटी सी दुकान है सिलाई की। मुझे बोलना नहीं आता वैसे तो, पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ बोल सकूं। पहली बार भी मैं बोल नहीं पाई थी। तो हम लोगों का काम वैसे थोड़ा ठीक ठाक ही चल रहा है। मैं तो आज मीटिंग में जा नहीं पाई थी। बबीता जी और अलका जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे अपने साथ जबरदस्ती घसीटी हुई है। एक छोटी सी टूथपेस्ट लेके आई थी, ये मुझे पता नहीं था इसके बारे में। और वो टूथपेस्ट मेरे पास नहीं लेके आई थी, ये कहीं पे डेमो दिखा रही थी। तो वो मेरे हस्बैंड लेके आए, और जबकि वो खरीद चुके थे और पहले वही जो कोलगेट वगैरह है। तो मैं उनसे बोल रही थी कि अभी लेके आए थे, अरे ये आप फिर कहाँ से उठा के ले आए। तो बबीता जी उनके पीछे पीछे आ रही थी, तो वो बोले कि 100 रुपए का है, ज्यादा का नहीं है, रख ले। मैं बोली अच्छा चलिए ठीक है। फिर उसके बाद बबीता जी आई, बबीता जी ने मुझे समझाया, पर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने इनको 3 बार यहाँ से भेज दिया ऐसे ही। फिर समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, मैं कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, ये अच्छा होगा या नहीं। तो फिर उसके बाद मुकेश सर आए थे साथ में। तो मैं उनके लिए सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने 2-3 बार जा चुकी, पर मैंने कुछ बोला ही नहीं था। मैंने उनसे बोला था कि भगवान भरोसे सब कुछ होता है। तो सर ने मुझे बहुत अच्छे से जवाब दिए कि भगवान अगर थाली में खाना रखा हो तो मुंह पे नहीं डालते हैं। तो ये मेरी गलती थी कि मैंने उनसे ऐसे कुछ बोली थी। तो फिर इन्होंने कुछ पेपर में इसके बारे में लिखे हुए थे, जो समझ में मेरे बाद में ही आया जब ये चले गए थे तब। फिर मैं उसको बड़े गौर से देखी और उसको समझी। फिर मैंने फिर बोली कि ठीक है मैं करूंगी कह के। फिर बबीता जी को मैंने फोन किया, मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर बबीता जी और मुकेश सर से बात हुई, तो मेरे हस्बैंड जी बोले कि ठीक है हम मतलब कि कर लेंगे इसको। पहले तो मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज की थी, मुझे वो अच्छी लगी कि इन्होंने बोले कि ज्वाइन बाद में करना, पहले आप ट्राई करो। वो प्रोडक्ट थे जैसे बॉडी लोशन हो गई, साबुन हो गया, रोमा साबुन। और वो टूथपेस्ट 1 महीने के बाद मैंने यूज करी, और आज मैं उसी को यूज कर रही हूँ और मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। और जितने भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, शैम्पू वगैरह जो भी हैं, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैं आगे भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी, मेरे पीछे भी जैसे आज बबीता जी बता रही हैं, अलका जी हैं, और अभी जो भी हैं, तो मैं भी कोशिश में लगी हुई हूँ कि मेरे साथ भी, जैसे अभी मुकेश सर बोले कि जो चीज पहले निकलती है उस पे लोग ज्यादा गौर नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि सब ऐसे ही है। उसी प्रकार से भी मेरे साथ भी हो रहा है। अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि ये चीज अच्छी है तो ले जाओ, तो कोई मतलब कि हाँ नहीं करता, ना आगे हाथ बढ़ाता है कि हाँ हमें ये चीज दे ही दो कह के। पर है कुछ ऐसी मतलब कि दो चीजें
एक दो चीजें मतलब मैंने दिए हैं किसी को, तो उन्होंने भी मतलब कि देखा है कि हाँ अच्छा है कह के। तो कोशिश मेरी भी है कि मैं भी कुछ ऐसे ही करूं, और कोशिश करने वाले कभी नाकाम नहीं होते हैं। तो मैं सब लोगों का साथ चाहूंगी, और बबीता जी और अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुकेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सब अपने तरीके से, और मुझे वो समझ में आया। और जो भी है अभी तो चल रही है जैसे भी है, पर अभी लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यूज ही नहीं करेंगे तो भरोसा कहाँ से होगा। तो कोशिश है कि मैं यूज करवाऊं लोगों को। और मैं भी बहुत से लोगों को ऐसे बोली है कि देखिए ये चीजें अच्छी हैं, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, इनको करने से सेहत अच्छी रहेगी कह के। तब एक दो लोग हाथ उठाए हैं, पर आगे का भी पता नहीं है, पर उनसे पता करना पड़ेगा। तो अलका जी और बबीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मुकेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दद्दा जी जो हैं, जो इस प्रोडक्ट को बनाए हैं, जो भी यूज करते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी। और जितने भी जेएमबीडी में हैं, जैसे अभी गंगा जी ने बताया कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं, कोशिश करो। कोशिश में नाकामी नहीं मिलती है, कामयाबी ही मिलती है। लड़कियां किसी से कम नहीं होती हैं। मुझे बबीता जी बहुत हिम्मत देती हैं कि आप कर सकती हैं, और मैं कर सकती हूँ, ये मुझे भी है कि मैं भी कर सकती हूँ। जैसे सब कर सकते हैं उसी तरह मैं भी कर सकती हूँ। ये मेरे में एक कॉन्फिडेंस है। मुझे बोलना नहीं आता है, पर बोल रही हूँ। तो अब आगे के लिए बबीता जी और भी कुछ बोलेंगी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा बोला आपने। और जैसे कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये बहुत अच्छा आपने बोला है। अगर हम कोशिश करते रहे तो वाकई हमारी हार नहीं होगी। अगर हम चलेंगे ही नहीं तो हम आगे कदम कैसे बढ़ा पाएंगे। जब हम चलेंगे आगे तभी तो हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं ना, नहीं तो हम वहीं के वहीं ठहर जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा बोला है। और जैसे कि मैं अब आगे अलका चौहान जी को मौका देना चाहूंगी। तो अलका चौहान जी का माइक म्यूट कर दीजिए सर। हेलो अलका चौहान जी। जी जी मैम, आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है मैम। बहुत अच्छे, शुक्रिया आप सभी का। और आज आप सबने बहुत ही अच्छा बोला, और सबसे पहले आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आप सबने इतने अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाया। और कहते हैं कि जैसे कि टैलेंट, हम सर हमेशा कहते हैं हमारे कि हर किसी के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो साइलेंट होता है, और ये हकीकत है। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी ने बोला, उस पे कोशिश करें तो जरूर वो काम हमारा पूरा होता है। और आज आप सब इतने अच्छे से बोल रहे हो और पूरा प्रयास कर रहे हो कि दिल से मेहनत कर रहे हो आप सभी लोग। बेटा बाहर जाके दिल से सभी लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और इस बिजनेस को करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मैं भी इस सिस्टम में आई थी तो बोलना नहीं जानती थी, लेकिन अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने अपलाइन के माध्यम से मैंने यहाँ पर बोलना सीखा, मैंने यहाँ पर चलना सीखा।
तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, कहते हैं कि परिस्थिति हर किसी के साथ आती है, जैसे अभी बबीता मैम ने बताया, और ये एक हर परिस्थिति को तोड़ने वाली महिला है जो मैंने देखा है इनको। और जैसे इन्होंने बताया भी कि मुझे इस तरह से मुझे परिस्थिति आई, लेकिन मैंने चलना नहीं छोड़ा, ना ही छोड़ूंगी। जो इंसान अपने आप में एक जिद कर लेता है कि हमें कैसी भी परिस्थिति आ जाए और हम इस काम को कर सकें, तो कभी वो कोई भी उसे हरा नहीं सकता। तो इसी तरह से परिस्थिति तो आएगी, अगर सफल होना है तो हमें परिस्थितियों का हमें सामना करना ही पड़ेगा, और ये हमें अपना एक माइंड मेकअप करके चलना ही पड़ेगा। ओम सर ने बहुत ही अच्छी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है माइंड मेकअप के ऊपर। उस वीडियो को मैं सभी से कहूंगी जरूर देखें, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें सफल होना है तो अपना माइंड मेकअप करके जरूर चलना पड़ेगा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ अपने सभी अपलाइन का, सभी गुरुओं का, और जितने भी साथी इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर रोज इस मीटिंग को सुनते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत ही अच्छा जबरदस्त सभी लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं दद्दा जी का करती हूँ, जो कि ऐसा सिस्टम बनाया हम सब के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए, एक महिला के लिए, जो इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें काम कर सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है, जो कि एक लेडीज के लिए कहीं ना कहीं कोई नाम नहीं होता है, कोई सम्मान नहीं होता है, लेकिन ये सिस्टम वो सारी चीजें हर एक नारी को दे रहा है। और गंगा जी ने भी बहुत अच्छा बोला, और गंगा जी ने जैसे कहा कि हर किसी के सपने होते हैं कि उसके घर में एक बेटा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर में उनके मम्मी पापा के लिए कोई बेटा नहीं है, लेकिन ये साबित करने के लिए गंगा जी तैयार है कि हम किसी बेटे से कम नहीं है। और ये काम तो बाद में करना है, लेकिन ये सोच पहले लानी है कि हम किसी बेटे से कम नहीं है। और वो सारी खुशियां जो एक बेटा हो सकता है कि ना दे सके, लेकिन वो बेटी जरूर दे सकती है। तो बहुत अच्छा लगा। और कुसुम जी ने भी बहुत अच्छा बोला, जो कहती हैं कि मैं बोल नहीं पा रही, लेकिन नाना करते फिर भी इतना अच्छा बोल गई हैं। और बहुत अच्छा प्रयास सभी का है। तो मैं सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। और ग्वालियर से आरती मैम है, सरोज जी हैं, दीपा जी हैं, दुष्यंत भाई जी हैं, अमन जी हैं, सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से दिल से प्रयास कर रहे हैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का, और बहुत ही अच्छा इनका प्रयास चल रहा है। आगे गुंजन जी हैं, बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है, और गुंजन जी का स्टोर भी बहुत जल्दी ओपन होने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आज अगर देखा जाए, हमारे साथ इतने लोग चलने के लिए तैयार हो गए। और जब दोस्तों मैं चली थी इस सिस्टम में, तब मेरे साथ मैं अकेली थी, लेकिन 2 साल चली, मेरी कोई टीम नहीं बनी, और कहीं ना कहीं निराशा आने लगी। लेकिन उस निराशा को खत्म करने के लिए हमेशा ओम सर ने मेरा सपोर्ट किया और मेरा साथ दिया कि अलका जी चलते रहिए, कोई एक व्यक्ति भी मिल जाए उसके लिए भी आप चलते रहिए। और मैंने समझा उस चीज को, और मैं चलती रही। आज एक अच्छी टीम बनकर तैयार हुई है, और मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, और चाहती हूँ कि एक अच्छी कामयाबी आप सबके साथ आए, और मैं उसे लाने के लिए मैं पूरा दिल से प्रयास करूंगी, आप सबका सहयोग भी करूंगी, और हम सब मिलकर इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। और ये सिस्टम हमारा जेएमबीडी कंपनी हम सबकी कंपनी है, जो कि हम सबका एक काम बनता है, कि फर्ज बनता है कि हम इसे आगे तक ले जाएं। तो समय हो चुका है मीटिंग का, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ही करूंगी। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। मुकेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा सिखाते हैं। जिसको बोलना नहीं आता उसको इस तरह से बोलना सिखा देते हैं, जिसको कुछ प्लान देना नहीं आता वो प्लान देना सिखा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि
सर जितनी मेहनत हमें सिखाने में करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं सीखने में और इस सिस्टम में कामयाब होने में लगाऊंगी और इस सिस्टम में मैं कामयाब होकर रहूंगी। तो ज्यादा नहीं बोलूंगी, अब मैं अपनी बातों को यहीं विराम करूंगी। आगे बबीता जी या मुकेश सर अपनी मीटिंग को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला है, और हमारा जो अनुभव आपने वो शेयर किया है। तो इस लायक तो देखिए हम है ही नहीं, हम तो आप लोगों को देख देख के चल रहे हैं। आज पहला चांस है मेरा बोलने का, तो इतने अच्छे से तो खैर नहीं मैं बोल पाई होंगी, गलतियां भी बहुत करी होंगी। तो सबसे मैं माफी मांगना चाहूंगी अगर कहीं मैंने गलतियां कुछ करी हो तो उसके लिए क्षमा करें। और आगे मैं मुकेश सर से बोलना चाहूंगी कि मीटिंग को समापित तो वही करें सर। शुक्रिया बबीता जी। आप सभी लोगों का, अलका जी का, बबीता जी का और गंगा जी का, कुसुम जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपनी बातों को बहुत सहजता से और बहुत अच्छे तरीके से रखा है। और ये प्रयास ही है जो आपको लगातार आगे बढ़ाता चला जाएगा। हर इंसान जब शुरू करता है तो उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे गंगा जी ने बताया, जब मुझे पहली बार समझ में नहीं आया, मैंने दूसरी बार समझा, तीसरी बार समझा, और जब वो लगातार समझते रहे तो उन्हें समझ में आ गया, और इसी समझ के कारण आज उनकी एक ज्वाइनिंग भी हो गई। तो ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो एक बार समझ करके नासमझी का काम करें और बिजनेस को समझने का प्रयास ही ना करें। आप लगातार चलते जाइए, समझते जाइए, एक दिन सब समझ में आ जाएगा और बिजनेस बड़ा हो जाएगा। और ये जेएमबीडी बिजनेस ये बहुत बड़ा बिजनेस है, तो बातें भी बड़ी होनी चाहिए, बातों के साथ सोच भी बड़ी होनी चाहिए, और सोच के साथ वर्क भी बड़ा होना चाहिए, तभी टीम भी बड़ी बनेगी और तभी चेक भी बड़ा बनेगा। तो बड़ा करना है तो सब बड़ा करना पड़ेगा। और इसी अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस बेहतरीन सिस्टम का, बेहतरीन से भी बेहतरीन सिस्टम का निर्माण किया। चाहे हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें, चाहे हम प्लान के बारे में बात करें, किसी से भी कम नहीं है वो। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, ओम सर का, पंकज सर का, रमेश सर का, पूरी जेएमबीडी मैनेजमेंट का जो इसको बहुत बखूबी से चला रही है, और उन सभी लीडरों का जो लगातार इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, और उन सभी ग्रेट लीडरों का जो हर हफ्ते आकर के अपनी अपनी एक्सपीरियंस को सबके सामने शेयर करते हैं। लोग उस अनुभव से सीखते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।